अब देखेंगे मात्रात्मक उपकरण में ही रेपो रेट। ये रेपो रेट, इसके ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के दो भाग हैं, ओवरनाइट रेपो रेट 24 घंटे के लिए और टर्म रेपो रेट, ये दिन के टर्म में होगा, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 21 दिन, मतलब 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके का होगा। तो पहले जान लेते हैं रेपो रेट है क्या। तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। अब यहां कम अवधि का मतलब है 90 दिनों से कम टाइम के लिए ऋण प्राप्त करती है आरबीआई से। सामान्यतः ऋण की परिपक्वता की अवधि 90 दिनों की होती है, परंतु विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकता है। अलग अलग देशों में इसकी प्रतिशत जो है अलग अलग हो सकती है। भारत में 4% है, अन्य देशों में अलग प्रतिशत है, यह देश पर निर्भर करता है। वर्तमान में भारत में रेपो दर 4% है। वर्तमान में भारत में 4%। मैं बार बार कहूँगा कि इस डेटा को अपडेट आप कर सकते हैं, करते रहिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। इस पूरी व्यवस्था को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है, जो मैंने ऊपर बताया, पर लिखे हुए टर्म में आपको बताना भी ज़रूरी है। तो पहला है ओवरनाइट रेपो और दूसरा है टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो में क्या होता है? ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत ऋण की परिपक्वता की अवधि मात्र 24 घंटे की होती है। 24 घंटे बैंक की अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी प्रतिभूति को तुरंत रखेगी आरबीआई के पास, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिकता है और ख़रीदा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर तुरंत उसको दिया जाएगा आरबीआई के पास और तुरंत उसमें कैश आ जाएगा, ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। जबकि टर्म रेपो में होता है ऋण की परिपक्वता की अवधि 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन इत्यादि के रूप में आगे बढ़ती जाती है, 90 दिनों से कम समय के लिए। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत, किन के अंतर्गत? टर्म रेपो और ओवरनाइट रेपो, इन दोनों के अंतर्गत ऋण की धनराशि कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। ये छोटी मोटी राशि की बात नहीं हो रही, कम से कम 10 करोड़ की होना चाहिए, एवं यह 10 करोड़ रुपए से ऊपर 5 करोड़ के गुणज में होना चाहिए। जैसे 10 करोड़ हुआ तब 5 के गुणज में होगा 50 करोड़, फिर से गुणज होगा तब 10 गुणे 25 के गुणज में होगा। तो इस तरीके से होगा। अभी ये देखते हैं, ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत एक बैंक अपनी कुल जमा राशि का एनडीटीएल, जिसको एनडीटीएल कुल जमा राशि का 0.25% से ज़्यादा की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती है। ओवरनाइट रेपो में ओवरनाइट 24 घंटे के लिए अगर बैंक को ऋण प्राप्त करना है आरबीआई से तो क्या करेगी? कुल जमा राशि का 100 रुपये जमा है, उसका 0.25% ही वो ऋण के रूप में आरबीआई से प्राप्त कर सकती है। और वहीं जबकि टर्म रेपो में आप देखेंगे कि यह प्रतिशत बढ़ जाएगा। टर्म रेपो में देखेंगे कि आपको 0.75, कुल जमा राशि का 0.75% आपको रेपो रेट के दर पर अब आपको पैसा मिल जाएगा। इतना पैसा मिलेगा कुल जमा राशि का, और इससे ज़्यादा आप नहीं प्राप्त कर सकते और नहीं आरबीआई दे सकती है। रेपो दर पर ऋण लेने की प्रक्रिया में बैंकों को आरबीआई के पास प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होती है। बिना प्रतिभूतियां गिरवी रखे आरबीआई आपको लोन नहीं दे सकती, बैंकों को लोन नहीं दे सकती, उसके वजूद में कुछ रखना पड़ेगा। तो वजूद में वही चीज़ें रखती है जो ओएमओ ऑपरेशन के तहत कुछ बैंक अपने अधिशेष को निवेश किए रहते हैं, उन प्रतिभूतियों को फिर से बेचते हैं।
तो उन प्रतिभूतियों को गिरवी रखनी होती है, और गिरवी प्रतिभूति रखिएगी तभी तो आपको पैसा मिलेगा। और 100 रुपये के बाद 105 रुपये की प्रतिभूति बेचेंगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा। 5 रुपया मार्जिन आरबीआई अपने पास रखेगी कि कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी भरपाई की जाएगी। मूल्य क्या, गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य लिए गए ऋण का 105% होना चाहिए, परंतु यह प्रतिभूतियां बैंकों के एसीएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती। परंतु यह प्रतिभूतियां बैंकों के एसीएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती, ध्यान रखना है आपको। यदि रेपो दर में बढ़ोतरी हो जाए, अब अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? रेपो रेट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर रेपो रेट बढ़ जाए तब मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर रेपो रेट घट जाए तब मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं। यदि रेपो दर में बढ़ोतरी हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तब बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। रेपो दर 4% की दर से है, 5% से हो गया तो बैंकों के 5% ब्याज पर ऋण लेना पड़ेगा ना। अतः बैंक भी आम उपभोक्ता को बढ़े हुए ब्याज पर ऋण प्रदान करेंगे। अब इसको बैंक को ही 5% की ब्याज पर मिला है तो ये अपना मुनाफा कमाने के लिए 6% करेगा, तो उपभोक्ता के पास पैसा पहुंचेगा तो ये और महंगा हो जाएगा। ऐसे में उपभोग नीचे आएगा। अब उपभोग नहीं, अब पैसा मार्केट में नहीं जाएगा तो ऐसे में उपभोग नीचे आएगा, लोग उपभोग करना बंद कर देंगे और मुद्रास्फीति कम होगी और ये समृद्धि को भी नीचे लेकर जाएगा। अब इससे भिन्न क्या होगा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर रेपो रेट में कमी हो जाए, रेपो रेट कम हो गया तब बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाएगा। रेपो 4 था 3 हो गया, 4 था 3 हो गया, तो 3 हो गया तो तुरंत अधिक से अधिक वाणिज्यिक बैंक लोन लेना चाहेंगे और लोन लेकर 3.5% पर देना चाहेंगे मार्केट में। अतः ये उपभोक्ता को भी सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इससे मांग एवं आर्थिक समृद्धि भी बढ़ोतरी, मांग एवं समृद्धि बढ़ेगी और बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अब रेपो का अर्थ क्या होता है, बस इसको देख लेते हैं। इसमें रेपो का अर्थ है रिपर्चेज ऑप्शन या ऑपरेशन, अर्थात जब एक बैंक आरबीआई के पास प्रतिभूतियां गिरवी रखती है तब यह वादा भी करती है कि एक तय तिथि पर तय ब्याज के साथ बैंक गिरवी रखी गई उन प्रतिभूतियों को वापस भी खरीदेगी। इसको रिपर्च ऑप्शन या ऑपरेशन कहते हैं कि जो प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई है, मान लिया मैंने कोई बैंक आईसीआईसीआई बैंक प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर पैसा ले ली, तो ये डिसाइड भी वादा तय होता है कि आपको इतने ही दिन में, मान लीजिए 90 दिन की बात हुई या 60 दिन की बात हुई, 60 दिन के तय तिथि पर तय ब्याज पर वो आईसीआईसी बैंक उन प्रतिभूतियों को वापस अपना खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उसको संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। आगे हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट, जो इसके विपरीत काम करता है। हम धीरे धीरे इस सीरीज को चला रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, तो मैं सोचता हूँ सब्सक्राइब कर लिए जाए। इसका परिणाम ये होगा कि जब मैं तुरंत वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। बस इतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप तुरंत उस पर काम शुरू कर देंगे। आपको लेट नहीं होगा, फिर खोजना नहीं पड़ेगा कि वो वीडियो आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।